हाँ तो दोस्तों चलिए नवीन क्लासेस बाय नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन साल पेपर हल कराने जा रहे हैं। इसको जो है अच्छी तरह से आप देखिए। मेरा दावा है कि 30 में 30 करेंगे अगर आप कुछ मेहनत करेंगे तो, क्योंकि मेहनत उसी की रंग लाती है जो दिन रात एक करके परिश्रम करके अपने सपनों को साकार करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर, सॉल्व पेपर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है। फिर दूसरा है पुनर्वरण की अनुसूची किसने दिया है। सारगर्भिता का नियम किसने दिया है। अनुकूलन का नियम किसने दिया है। इसको सुमेलित करना है, कूट पद में भरना है। तो इसको जो है हम पहले समझ लें कि ये किसने किसने दिया है। ठीक, तो अगर जब हम समझ लेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, तुरंत उसका आंसर दे देंगे। ठीक, तो आप लोग पहले समझे कि अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, सारगर्भिता का नियम किसने दिया था, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था, और एनिमल इंटेलिजेंस का नियम किसने दिया था या सिद्धांत किसने दिया था। तो जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक ना, तब तक इसको लगा नहीं पाएंगे। एक दो को भी लर्न करिए तभी आप पकड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे। तो डी में हमको लाना है दूसरा, तो डी में इसमें भी दूसरा है, लेकिन एक और पकड़िए। एक और जब पकड़ेंगे तो जो दूसरा दिया है कि सारगर्भिता का नियम किसने दिया है, दूसरा सारगर्भिता का नियम किसने दिया है, गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। ठीक, तो डी यानी डी का चौथा है, पहला है, तो डी का पहला इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, उसको भी छोड़िए। इसके बाद आप आइए, पुनर्वलन की अनुसूची किसने दिया था। तो पुनर्वलन का सिद्धांत हम जानते हैं कि कौन दिया था, स्किनर ने दिया था। तो यहाँ से अगर बी का हमको मिल गया चौथा, तो बी का चौथा इसमें भी है। ठीक, तो इसके बाद एनिमल इंटेलिजेंस का नियम किसने दिया था, तो ए का चौथा है तीसरा, तो तीसरा का क्या हो जाएगा, थॉर्नडाई। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सही होता है, सी। आए समझ में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किस नियम से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या किस नियम से संबंधित है। तो विकास निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि हम जानते हैं कि वृद्धि जो है किसी अवधि तक जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है। तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो निरंतरता का सिद्धांत। आया समझ में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया। मतलब किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। इससे पहले जो है शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। तो 86वां संविधान संशोधन, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 3 का बी होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, और उसमें जो है शिक्षा को एक मौलिक अधिकार दिया गया। इसी तरह इम्पॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 21A और 51A। ठीक ना, इन दोनों में भी शिक्षा से संबंधित वर्ड है। अभिप्रेरणा के मूल
प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति मैकडूगल। ठीक, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था है। ठीक, 5 का क्या हो जाएगा? ए, बाल्यावस्था। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो आप जानते हैं कि बहु बुद्धि का संपादक कौन है? गार्डनर है, हावर्ड गार्डनर। तो इसमें भी वही आंसर होगा कि बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डनर ने। 6 का हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में हम जानते हैं कि पठन विकार होता है, और डिसग्राफिया में होता है लेखन विकार, मतलब डिसग्राफिया में लेखन विकार होता है, मतलब लिख नहीं पाता है बच्चा, और डिसलेक्सिया में पठन विकार। और एक होता है डिसकैलकुलिया जो गणित से संबंधित है, उसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाता है बच्चा। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिसग्राफिया लेखन विकार, और डिसकैलकुलिया मतलब गणित से संबंधित है। उसे जो है बच्चा अंकों को समझने में क्या करता है, अंकों को गुणा भाग करने में गलती करता है। फिर जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी शिक्षा इसे कहा जाता है जिसमें दिव्यांग बच्चे होते हैं और अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो शिक्षक की भूमिका शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक की आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ये पूरा है, लेकिन यही जो है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब निःशक्त बच्चा है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो यही जो है गलत है, क्योंकि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये है, तो ये क्या हुआ? गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे उचित आंसर यही है कि प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हम तो जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को प्रेरित करते हैं कि तुम आज पढ़ो और कल घर पर जाकर पढ़ना, और जो क्वेश्चन तुम्हें छूटा है वो आकर स्कूल में क्या करो, पूछो। उसको बताने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, आएगा तो बताएंगे, ठीक है ना। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए। कक्षा में अगर छात्र प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। अभी ये क्वेश्चन आप लोग के पास आया था, विकास निरंतरता का सिद्धांत है। तो वृद्धि जो है शारीरिक विकास से सिर्फ संबंधित है, क्योंकि जो विकास होगा सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक विकास, ये विकास होता है। लेकिन वृद्धि अगर आ जाएगा तो हम सिर्फ शारीरिक विकास पे टिक करेंगे, क्योंकि वृद्धि सिर्फ शरीर में होती है, न कि दिमाग में होता है। दिमाग में विकास होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्नलिखित में से
किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक ना, तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, और जिसको दिया किसने है? तो वीएफ स्किनर ने। 11 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, ये सब जो है पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि पुनर्बलन का सिद्धांत है सिर्फ क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और इसको दिया है वीएफ स्किनर ने। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग है? तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रतीकात्मक, क्रियात्मक और संकेतात्मक तीनों का प्रयोग किया है, जबकि अंतः प्रज्ञा अवस्था का मतलब वर्णन नहीं किया है। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। इसमें जो है सबसे पहला क्या होगा और सबसे लास्ट क्या होगा? तो इसका ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर ए, क्योंकि इसमें जो है हम देखेंगे कि पहले कोई भी सिद्धांत में खोज की जाती है, खोज के बाद प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण किया जाता है, और आत्मीकरण के बाद संगठन किया जाता है, और संगठन के बाद वाचन, मतलब सबसे लास्ट की प्रक्रिया क्या होती है? वाचन की। तो सबसे पहले खोज, इसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण, और आत्मीकरण के बाद संगठन, और संगठन के बाद सबसे लास्ट में वाचन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब कि पहले ये तीनों तो है, बोध, ज्ञान और अनुप्रयोग। बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ज्ञान और बोध, ये तीनों उससे संबंधित है संज्ञानात्मक क्षेत्र से, लेकिन अनुमूल्यन नहीं है। तो 14 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप दोस्त इस पेपर सेट को अच्छे से रिवाइज करिए, एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार। इसके बाद ये आप लोगों को अनुभव होने लगेगा कि ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें 30 का 30 आप लोगों को लर्न हो जाएगा। आप जाएंगे एकदम सही बना के आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो मिश्रित भी है, नतोदर भी है, उन्नतोदर भी है। अधिगम का वक्र नहीं है। तो पहले है को हम देख लेते हैं। मिश्रित भी है, उन्नतोदर भी है, और नतोदर भी है, जबकि लंबवत नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा कि लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे
क्या करना चाहिए, मतलब वो समस्या उत्पन्न करने वाला है। कुछ होते हैं बच्चे जो हमेशा दिमाग डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को शिक्षक क्या करना चाहिए, शिक्षक को ऐसे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। बच्चों को दंड देना चाहिए, ये भी हद तक सही नहीं है। तत्काल वापस भेज देना चाहिए, ये भी उचित नहीं है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यही उचित है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर समस्या उत्पन्न कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, पहले परामर्श देना चाहिए कि बच्चा सुधर जा, ठीक ना। और नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा ये हम जानते हैं, ठीक ना। आराम से पढ़ ला, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद जो होगा बाद में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद 17 क्वेश्चन में देखा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्ति विकास से। तो पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, ठीक। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः होनी चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो स्किनर ने भी किया है, कॉलर ने भी किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है, जबकि कौन नहीं किया है, BF ब्लूम ने किया है। तो 18 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि BS ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य यह है कि बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही उचित है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना ये सब अनैतिक है, क्योंकि उचित ये है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन एक ही क्लास में, मान लो 2 में है इस समय तो दूसरे साल भी 2 ही में है, यानी कि शिक्षा में क्या हो रहा है, अवरोधन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का C, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक तक एक ही कक्षा में रहना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान, अभी जो BTC के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि जब हम कोई भी लेसन प्लान लेकर जाते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखाते हैं प्रस्तावना कौशल, मतलब पीछे का बच्चों से ज्ञान लेते हैं, इसके बाद जो है आगे उन सबों को लेसन प्लान बनाते हैं, तो यही होता है। तो किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो प्रस्तावना कौशल में, तो 20 का A हो जाएगा। इसके बाद मानव विकास का प्रारंभ होता है, क्वेश्चन नंबर 21, गर्भावस्था से, तो 21 का हो जाएगा B। 22 का द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो R.M. गेने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, R.M. गेने। तो 22 का हो जाएगा D। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है, तो इसको कहा है स्टेनले हॉल ने, ठीक ना। क्योंकि किशोरावस्था वाकई में ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक ये सोचता है कि मैं इस दीवार को अभी तोड़ दूंगा, ठीक ना, और हमेशा वो उलझा हुआ रहता है, उसे समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं हमला एवं विरोध की अवस्था, यह कथन किसने कहा, तो स्टेनले हॉल ने कहा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय होता है, माइक्रो टीचिंग, तो उसमें होता है 36 मिनट। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा B। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो 36 मिनट लगता है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सीखने का पठार, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह किसने कहा है, तो रास ने कहा है। मतलब कोई उन्नति नहीं होती है तो किसने कहा है, रास ने कहा है।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ये अधिगम है, किसने कहा है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ये अधिगम है, किसने कहा है? तो गिलफोर्ड ने कहा है। ये सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को सुमेलित करना है, तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 27 का होगा ब्रूनर किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक, तो बी होगा। तो इसमें कहा गया है कि बी को देख लीजिए, ए का चौथा यानी कि ब्रूनर किसने कहा है? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। और बी का तीसरा यानी कि आशुवेल अधिगम संगठन प्रतिमान। और फिर है सी का पहला मतलब ग्लेजर, सी का पहला ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और है डी का दूसरा गार्डनर साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो इस तरह 27 का हो जाएगा बी आंसर। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? समस्या समाधान का क्वेश्चन नंबर 28 है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? तो सबसे पहले हम समस्या की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या हो जाएगा? समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए। जब तक हम समस्या को पहचानेंगे नहीं, उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों का विकास होगा। ठीक, तो इसका होगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तो बच्चों के अधिगम में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि बच्चे का पूरा विकास होना चाहिए। स्मृति स्तर क्वेश्चन नंबर 30, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसका होगा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि स्मृति हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है और बोध कितना है, हमको जानकारी कितनी है, इन सब का अगर प्रस्तुतिकरण करना है, जब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? और 30 का क्या हो जाएगा? डी। तो आगे जो है आप लोगों को हम एक क्वेश्चन बताएंगे अगला सेट में, इसको देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बताएंगे कोई बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता है और अगली कक्षा में पास भी होना चाहता है, यानी कि पढ़ना भी नहीं चाहता है, नौकरी भी पाना चाहता है, तो वह कैसा परिश्रम कर रहा है, तो अगली कक्षा में बताएंगे। तो आज तक के लिए ये क्लास यहीं तक। धन्यवाद।